हेलो बच्चों, आज आप सभी के सामने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 जो कि प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, जिसके टॉपिक में पहला नंबर में आपको दे रखा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें जानना है क्या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जो कि लेक्चर नंबर आपका आज का फर्स्ट है। तो जैसा कि आप लोग इससे पहले लेक्चरों में जान चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपके सामने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखी जा चुकी है। ठीक है, तो आप परिभाषा को देख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें होगी एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जो पारदर्शी माध्यम लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है तो वहाँ पे दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, एक होते हैं विरल माध्यम तथा दूसरा होता है सघन माध्यम। ठीक है, तो जो एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें अपने पथ या मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब बच्चों हो गया कि अपने पथ से क्या हो गया, इधर उधर भटक जाना। ठीक है, विचलित का मतलब यही हो गया, हो जाते हैं। तो इस घटना, जो यह घटना होती है ना, पूरी घटना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपके सामने यह डायग्राम है जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक विरल माध्यम है। ठीक है, क्या वायु, ठीक है, वायु है। ठीक है, वायु, तो वायु क्या है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि वायु को हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु के आर पार हम लोग किसी भी पदार्थ को देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो जल भी हमारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, तो विरल माध्यम, जो कि विरल माध्यम का अर्थ क्या होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल की जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी उस माध्यम को क्या कहेंगे, हम विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है, और सघन माध्यम कहेंगे उस माध्यम को जिसमें क्या हो, प्रकाश की चाल निम्नतम हो, ठीक है, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो जैसा कि यहाँ से विरल माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें जब क्या हो रहा है, परावर्तक से यहाँ अपवर्तक से, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जब लंब अभिलंब के पास जाती है तो यहाँ से बिंदु से आपतन बिंदु से जब गुजरती है तो क्या होता है कि अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है उसकी ओर क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जो यह परावर्तित किरण होगी वह क्या होगा, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो आप दूसरे डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे सघन माध्यम के जरिए लिया गया है। तो सघन माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है दूसरे माध्यम में तो ठीक है, क्या होता है कि अविलंब से दूर होने लगती है, अविलंब से क्या होती है, दूर छिटकने लगती है। क्योंकि इस किरण को आना चाहिए था इस पथ पे, लेकिन यह क्या हो गई, अविलंब से दूर भाग रही है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश की किरणें अभिलंब के पास मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं इस जो दो मेन पॉइंट है उसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके सामने दो मेन पॉइंट है जो कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी में, क्योंकि हमें लेक्चर को लंबा नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। एक दो बार आप अभी पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम, विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, एक दो बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसमें क्या, उस उदाहरण में कुछ उसकी प्रमुख भूमिका होती है, प्रकाश के अपवर्तन की प्रमुख भूमिका किस किस उदाहरण में हो सकते हैं। जैसा कि हमने एक उदाहरण दिया, क्वेश्चन की तरह ही बना दिया कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है,
क्यों, यह किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। ये प्रश्न को आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो हम इसे लेक्चर के बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके सामने यह नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को जानना। ठीक है, उससे पहले आप कीजिए क्या कि सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। ठीक है, तो अब हम अगले नंबर टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप डैट कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। जैसे कि बच्चों, आपके सामने दूसरा नंबर टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को जानना। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, नियम अब लिखा जाएगा। तो आपके सामने फर्स्ट लॉज हो चुका है। सेकेंड लॉ में है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण की जया। ठीक है, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर। ठीक है, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, कितना होता है, एक स्थिरांक। ठीक है, एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वह हो चुका है, जो कि कंप्लीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे एक लिख दीजिए। ठीक है, कि इस नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आई होप डैट कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको 5-6 भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि अभी बताए जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो कि आपको ये 4 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, उसे आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। यह बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला बार बार प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में जो कि प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हीरे में प्रकाश की चाल जो कि 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जो कि आपको ये याद कर लेना है। तो अब हम निकालना सीखेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को हम लोग जानेंगे और अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं वो जानेंगे। ठीक है, मैंने एक टॉपिक अभी ऐड कर दिया है, सिंपल सा। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसा कि आपके सामने प्रश्न में अब मैंने ऐड कर दिया तीसरा नंबर में कि अपवर्तनांक, ठीक है, किसे कहते हैं और अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें यानी कि हम लोग अपवर्तनांक का सूत्र और अपवर्तनांक की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक की परिभाषा हम आपको बता दें कि अपवर्तनांक हम उसे कहते हैं जबकि प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और, ठीक है, बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहेंगे, हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। तो ठीक है, परिभाषा हम लिख देते हैं आपके सामने। ठीक है, जैसा कि आपके सामने अपवर्तनांक की परिभाषा दे रखा है कि वायु में प्रकाश की चाल
और उस वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु होगा जहाँ जिसके माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, उसके दोनों के अनुपात को हम क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल और उस वस्तु के माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। चूँकि लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए हम वीडियो को पॉज कर करके लिख रहे हैं बच्चों। तो हम उदाहरण के तौर पे आपको एक कांच का अपवर्तनांक निकाल करके दिखला देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके पास मैंने लिखा जैसे में कि कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो परिभाषा की यानी सूत्र के मुताबिक हमारे पास वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो हमने क्या लिखा, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हमारा इतना हो गया, और किसी माध्यम, ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो कांच का जो वायु जो माध्यम है ना, के माध्यम में क्या हो रहा है, प्रकाश की चाल मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल कितने हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 गुने, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल होता है और 10⁸ से 10⁸ कैंसिल होता है। तो आप जब 2 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 1.5 आ जाएगा, ठीक है। एक बात आप लोग को ध्यान में रखनी है कि अपवर्तनांक का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो कि कांच का अपवर्तनांक किस प्रकार हम लोगों ने निकाला, तो जैसा कि आपके पास मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया, ठीक है, आपको निकालना है किस चीज़ का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। आप लोग को निकालना है पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। और हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, और हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास होमवर्क में दे रखा है मैंने कि पानी का अपवर्तनांक और हीरे का अपवर्तनांक आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। ये HW में है, ठीक है। यदि आप लोग से नहीं बना तो मैं कल अगले लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है। लेंसों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग का आज का समाप्त होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग फिर से इसे देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग को सोशल साइंस का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, चूँकि आप लोगों को बता दिया जाए कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 महीना ही केवल और केवल बचा हुआ है। इसलिए हम लोग को करना क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करना होगा। और संस्कृत आप लोगों को शिवम सर कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। और हिंदी तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा, और हो सके तो चैप्टर भी वो कभी कभी मैं भी पढ़ा दूँगा और शिवम सर भी पढ़ाएँगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।